हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो परीक्षा तिथि 6 फरवरी 2023 के हैं। तो इसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सेक्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा सिद्धांत क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि सामान्य समाधान, देखिए यहाँ पर दे रखा है बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। यानी कि विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम लोग समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फिजिकल, मोटर, सामाजिक, संज्ञानात्मक। दोस्तों, शारीरिक से वो शारीरिक कौशल विकसित होते हैं, मोटर से भी वो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, समाज से समाज के साथ घुल मिल होते हैं। तो यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन और बौद्धिक योग्यताओं, तार्किकता से जुड़ रहा है, वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि सामान्य समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, चेतना, विचार, समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों, जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है ना। सिर से पैर की ओर विकास होता है हमारा, इसे ही हम लोग सेफेलोकोर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर सरल से जटिल होगा, ना कि जटिल से सरल होगा। यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर होगा, यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तकाधोमुखी सिफेलोकोड्स है ना, सिफेलोकोडल सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीने में वह अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को अंगुली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने, चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। प्राथमिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं जो है हमारा, है ना, जनसंचार माध्यम परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम जनसंचार। दोस्तों, वहाँ पर क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि प्राथमिक कौन सा है और द्वितीयक कौन सा है। तो जनसंचार तो ये हमारा द्वितीयक में आ जाएगा, ये प्राथमिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर विद्यालय ये भी द्वितीयक है, परिवार प्राथमिक है। हमें प्राथमिक पूछा है फिर द्वितीयक पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, परिवार और विद्यालय। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में ही परिवार ही बालक के विकास के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में
विद्यालय में ही बालक के चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पियाजे जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। अनुकरण तो देख के सीखते हैं, उसको कहते हैं असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। दोस्तों विकास का समीपस्थ क्षेत्र लेव वाइगोस्की से संबंधित है, गलत हो जाएगा। संरक्षण भी नहीं होगा क्योंकि जब हम लोग स्कीमा में संतुष्ट परिणाम नहीं होते हैं तो हम वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, असंतुलन स्थापित हो जाता है। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतः प्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष की होती है। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण जो है वो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आती है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, वह संवेदीगामक अवस्था में शुरू हो जाती है क्योंकि संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। तो 1 से 2 साल की जो एज होती है उसमें जो बच्चा होता है वो किसी चीज़ को अगर हम लोग कहीं छिपा के रख देते हैं तो उसे वो खोज निकालता है। इसी को ही ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदीगामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब हम उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, हम लोग अवस्थाओं को देख लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में है। ठीक है, रमन को हेंज की दुविधा प्रस्तुत थी और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, यानी कि वो जो रमन है वो अपना दिमाग लगा रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना एक अपराध है। तो यह किस अवस्था में आएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, दोस्तों ये नहीं होगा, ये तो फर्स्ट हमारा स्टेप है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ये भी सेकेंड उद्देश्य नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये तीसरा है। दोस्तों फोर्थ जो हमारा स्टेप है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें ये माना जाता है कि जो भी कानून सरकार ने बनाए रखे हैं उनका हमें पालन करना चाहिए क्योंकि कानून ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। कानून का पालन करना चाहिए, कानून के विरोधी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में लौकिक स्तर के अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने अपने विचार को आधार हेंज की संदेहास्पद किंकर्तव्य विमूढ़ता को बनाया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। तो दोस्तों, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान नहीं देता है। समाज को और कल्चरल को और समाज को सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज को लेव वाइगोस्की महत्वपूर्ण देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक पृथक्करण की बात करी गई है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। सहयोग के बिना नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, सहयोग से सीखते हैं। ठीक है, और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। दोस्तों, अवरोध पैदा नहीं करते बल्कि संकेत और अधिगम मदद करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। जो सांस्कृतिक उपकरण है अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ऐसा लेव वाइगोस्की का कहना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोस्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन दे रखा है हमारा। निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक्टिव अनुकरण होना चाहिए। सहभागी अधिगम, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। कोऑपरेटिव आ जाए, कोलैबोरेटिव आ जाए तो वहाँ पर लेव वाइगोस्की के संबंधित सत्य हो जाएगा। ठीक है, व्याख्यात्मक शिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये तो हमारे जो अधिगम के सिद्धांत थॉर्नडाइक हैं वो देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, क्वेश्चन की। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत शिक्षा। दोस्तों, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो मानकीकृत शिक्षा को नहीं बढ़ावा देती है। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, पुरस्कार का भी इस्तेमाल नहीं करती है। बाल केंद्रित शिक्षा, वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना। तो दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना, वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो दोस्तों, यहाँ पर योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना ये भी गलत होगा। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करता है और इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार्वर्ड गार्टनर से क्वेश्चन है, बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि है ना, हार्वर्ड गार्टनर के अनुसार सभी बच्चों को एक समान स्तर होते हैं? नहीं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है? नहीं। हार्वर्ड गार्टनर ने बताए हैं सभी बच्चों को, मतलब सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जन्म से ही स्थिर एक परिवेश कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि परिवेशी कारकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, कई प्रकार की होती है बुद्धि और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हार्वर्ड गार्टनर के अनुसार हमारा जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होता है। हार्वर्ड गार्टनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में यह वर्णन किया कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और रीजन से है। ठीक है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए
कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत कक्षा में सहज सुगम बनाने के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश, यानी कि जो हमारी जो प्रिंटेड क्लास होती है जिसमें हम लोग ABCD को मुद्रित चिन्हित, ठीक है, तो इस प्रकार के सृजन पर बल देती है। तो यहाँ पर अभिकथन तो हमारा सही है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। देखिए यहाँ पर बता ही रखा है कि परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, तो यहाँ पर तर्क हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। भाषा विकास की पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होती है, जैविक परिपक्वता पर बता रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कोई परिवेश की भूमिका नहीं होती है और जैविक परिपक्वता पर विकसित होता है पूरी तरह से। तो ये बात हमारा गलत है, अभिकथन हमारा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर A और R दोनों सही हैं, गलत हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं लेकिन R एक ही सही व्याख्या है, दोनों सही नहीं है ना। A सही है लेकिन R गलत है, तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील, ये बना दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जेंडर समानता। समानता तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग लड़कों को शक्तिशाली बता रहे हैं, बच्चियों को नरम बता रहे हैं, ठीक है। और जेंडर समता भी नहीं है। जेंडर सशक्तिकरण ये भी तो नहीं है। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता में बच्चों को अलग अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है। लड़कियां खाना बनाने के लिए होंगी, लड़के ही सिर्फ बहुत अच्छे काम करने में सक्षम होंगे, बॉल खेलेंगे, है ना। तो लड़कियां बहुत शक्तिशाली और कठोर होती हैं तथा लड़कियां नरम संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिवृत्ति व्यवहार को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति के विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। जैसे महिलाओं की हमेशा अपेक्षा रहती है कि उनका व्यवहार सभ्य, परवाह करने वाला हो, प्यार भरा हो तथा पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाए और उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। तो ये सभी जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग और पृथक्करण करके। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है क्या, संबोधित शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमें नेगेटिव ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो जानकारियाँ प्रस्तुत करके, है ना, ये तो सही है, बहुविध तरीकों से जानकारियों को प्रस्तुत करना। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने का अवसर देकर, ये भी सही है ना। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने का अवसर देकर, ये भी सही। बहुविध तरीकों से लेबलिंग करना, यहाँ पर नामीकरण करना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ऐसा कोई असेसमेंट का कोई रीज़न नहीं होता। विद्यार्थियों के निष्पादन के लिए अनुसार उनकी आगे कक्षा में प्रोन्नत करना, ये भी असेसमेंट करने की, बस कक्षा में उन्नति कर दें उन्हें। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, ग्रेड देना, ये भी गलत हो जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है, क्योंकि आकलन की विद्यार्थियों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति, उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित निरंतर प्रतिक्रिया को आकलन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विकास निरंतर रूप से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, हाँ ये बात भी सही है। यहाँ पर पूछा है कि क्या सही नहीं है।
तो विकास बच्चे विभिन्न दरों पर सीखते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है ना, तो ये क्रमिक ही होता है, ये भी सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारक है, एकमात्र कारक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें गलत ही पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है, ना कि सिर्फ आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण होता है। विकास निरंतर रूप से होता है, तो ये बात भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का सामाजिक क्रियात्मक, शारीरिक क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म के पूर्व में भी प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास का किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड से रिलेट कर रहा है, हमें तर्क करने की, सोचने समझने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक ये नहीं होगा दोस्तों, शारीरिक से शारीरिक विकास होता है। संवेगात्मक ये तो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है कौन? समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन है। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और संरचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है ना। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा, है ना, तो ये बात हमारी गलत है, क्योंकि बच्चे समाज में अपने परिवार से और स्कूल से भी सीखते हैं, तो कौशल, मूल्य, रीतियाँ ग्रहण करते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे का सामाजिकरण जो है वो हायरार्किकल होता है, ना कि सरल होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हमारी गलत हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि दोनों कुछ गलत बता रहे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, यानी कि समस्या समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। संतुलन में, इक्विलिब्रियम में, आत्मसातीकरण में, समंजन में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में जो बच्चा होता है वह समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, क्रिया अन्वेषण, सक्रिय अन्वेषण गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो कि किसी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देता है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो वो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण में आता है? यानी कि संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें किस चरण में परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच आती है? तो संवेदीगामक अवस्था नहीं होगा, ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है।
फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 होती है। ठीक है, यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक हमारा सही हो जाएगा। ये जो होती है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र के बीच में होती है। तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे को परिकल्पनात्मक सोच यानी कि वो इमेजिनेशन कर लेता है और निगमनात्मक तर्क यानी कि नियमों को समझने लगता है। यहाँ पर हमारा 5 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा हैं। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इनके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं: संवेदी प्रेरक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको हमने बता रखा है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक में हो जाएगा, क्योंकि इसी में बच्चा अनैच्छिक क्रियाओं के बाद फिर से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की प्रक्रिया अधिक प्रबल होती है। 1 से 4 माह तक के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनके अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती हैं, एक दूसरे के साथ समन्वित होती हैं। 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन अंतर में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहती है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखिता दोस्तों इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चे वो काम करते हैं और दंड और पुरस्कार से बचने के लिए। ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता दोस्तों इसमें ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी टिफ़िन शेयर करते हैं कि तुम शेयर करोगी तो मैं भी अपनी शेयर, मतलब अपनी इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज होता है। यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छा लड़के विन्यास इसमें ये होता है, बच्चे अच्छा दिखने, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कानून और व्यवस्था अभिमुखता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चे नैतिक तर्क लेना शुरू कर देते हैं और कानूनों को भी मानने लगते हैं, है ना। चलिए, हेंज की दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, क्योंकि यहाँ पर कानून और व्यवस्था अभिमुखता में ये होगा कि कानून को नहीं तोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि उन्हें पैसा चुरा लेना चाहिए, यानी कि नियमों का उल्लंघन कर लेना चाहिए। तो ये बात आएगी हमारी यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। दोस्तों बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ स्मरण बाल केंद्रित शिक्षा में लागू नहीं होना चाहिए। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही करेक्ट है, क्योंकि खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। अगर हम लोग किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो उसका हम लोग व्याख्यान करते हैं, तो ये बात बच्चे को अच्छे से समझ में आएगी। फोर्थ ऑप्शन है
लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, यानी कि कौन से गलत काम को हम लोग सुधारना है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्ति, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षक को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में विचारों का अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में विभिन्न निहित स्तर होता है। तो यहाँ पर सही होगी, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया है कि हर व्यक्तियों में, हर बच्चे में बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इन्होंने अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को सूचना को समाहित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था के समस्याओं को हल करने तथा सांस्कृतिक मूल्यों के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में विभाजित किया है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CTET चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों 4 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने पिछले की वीडियो को नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, उसके आगे का ये पार्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे बता रखा है अभिकथन कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि समस्या को मौखिकीकरण यानी कि अपनी समस्या को वो बोलना, अपने मुंह से बोलना चाहिए। ठीक है, निज वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो यहाँ पर निज वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करता है, और यहाँ पर अपनी समस्या को मौखिकीकरण करना निज वाक्य कहलाता है। ठीक है, ऐसा लेव वाइगोस्की ने मानते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन और हमारा जो रीज़न है दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर एंड ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि निजी वाक्य भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। भाषा विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी भी बाधित नहीं करता। भाषा विचारों में के निर्माण से विकसित होता है। यह पूरी तरह से लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। निजी भाषा आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि जो समाज में जो सामाजिक जेंडर रूढ़िवाहिताएं हैं उनको कैसे वो ख़त्म कर सकती है। तो यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो यहाँ पर तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ पर प्रभावहीन कैसे हो पाएगा। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिएगा बी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। ये थोड़ी सी पॉजिटिव है। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, केवल लड़कों की, है ना,
क्या लड़कियां फर्नीचर को इधर उधर रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगी क्या? तो ये तो एक प्रकार की रूढ़िवादिता है। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें उससे बेस्ट हमें ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी सही है, लेकिन ये कोई फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले तो सिर्फ इससे रूढ़िवादिता को कम नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी जेंडरों को अगर संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि लड़कों को भी, लड़कियों को भी, तो यहाँ पर जो जेंडर बायस है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, उसको कम प्रभावहीन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को इस प्रकार प्रभावहीन कर सकती है। लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान व्यवहार करना, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना, सभी जेंडरों की संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, गैर रूढ़िबद्धता यौन भूमिकाएं प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की, रसोई में खाना पकाने वाला लड़का, प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थियों में क्या बढ़ावा देना है? समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दोस्तों हम लोग रटवा के, बच्चे से रटवा के क्या उसके समालोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं कर सकते हैं। अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, तो यहाँ पर निष्क्रिय अनुसरण नहीं बल्कि सक्रिय अनुसरण होना चाहिए, ये बात भी हमारा सेकेंड भी गलत हो जाएगा। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु किसी समस्या पर अफसानी चिंतन करना। यहाँ पर पूछा है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। अपसारी चिंतन का मतलब है किसी एक सोच से बढ़ करके विभिन्न प्रकार की सोच को विकसित करना, हर दिमाग लगा के सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहला दूसरा दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा निष्क्रिय अनुसरण ये गलत हो जाएगा, कंठस्थीकरण ये भी गलत हो जाएगा। विविध जानकारियों की पुष्टि करने के लिए ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विविध जानकारियों की पुष्टि करने के लिए जो होगा वो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना ये भी बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो समालोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विकास को समझाने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छी या तर्कसंगत निर्णय लेने और गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों का खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना और एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक अध्यापिका किस तरह से जोर दे सकती है? तो रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पर मानकीकृत स्टैंडर्ड मूल्यांकन नहीं होगा, यहाँ पर मानक संदर्भित मूल्यांकन भी नहीं होगा, योगात्मक मूल्यांकन भी नहीं होगा, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार करने के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के पहले और बाद में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि योगात्मक मूल्यांकन पर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है ना। तो दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ध्यान दिया जाता है। सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो यहाँ पर विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, भेदभाव, है ना।
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भेदभाव। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। समावेशी शिक्षण भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है। उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूलों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित करें, डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें तथा भाग लें। समावेशी शिक्षा एक सामान्य सीखने के माहौल में की जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें जंगल के भी लोग आते हैं, शहर के भी बच्चे आते हैं, गांव के भी बच्चे आते हैं, मतलब विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं ना, तो उनके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ाना। अधीनस्थ समूहों के संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना और रूढ़िवादिता भय पैदा करना। तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है एक अध्यापिका को, ठीक है। प्रबल समूह में संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, अलगाव की भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए बल्कि लगाव उनमें पैदा करनी चाहिए। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, तो इसमें हम लोग समावेशी भाषा जैसे कि सभी को इंटीग्रेट करके हम लोग ट्रीट करें, है ना। जो टीचर हैं वो सभी बच्चों को इंटीग्रेट करके ट्रीट करेंगे तो बच्चे में अपनत्व का भावना पैदा होगी और सभी एकता की भावना जागृत होगी उनमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया है, बहुत बड़ा है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में, यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अच्छे शिक्षा देने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ना, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चा अंधा है, जो देख नहीं सकता, उनको हम चित्र दिखा के किस प्रकार से समावेशन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन है, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। दृष्टिबाधित अंधा व्यक्ति है, अंधा बच्चा है, ठीक है। अब उसे हम क्या करेंगे, मौखिक रूप से बताएंगे कोई भी चीज़ तो वो सुन सकता है, सुन के समझ सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसी बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। हम हाथों का इस्तेमाल करें या ना करें, किसी अंधे बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। दिखाया जा रहे वीडियो के उप शीर्षक देना चाहिए। वीडियो दिखाएंगे, चाहे उसको रेडियो सुनाएंगे तो काम आएगा, लेकिन वीडियो दिखाएंगे तो वो तो देख नहीं सकता ना, तो ये भी प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी प्रकार की लिखित सामग्री को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों जो ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे को क्या होता है, ध्यान के अभाव में कमी होता है, लगातार कोई भी वर्क को एक टाइम में नहीं कर पाता है, ठीक है। लगातार मान लीजिए हम लोग उसको क्लास में लगातार 1 से 2 घंटे तक हम लोग उसको पढ़ा ही रहे हैं, तो वो उसमें खिन्न हो जाएगा, वो अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो इस डिसऑर्डर में बच्चे को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी कार्य को बंटवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको अटेंशन की कमी है, वो एक जगह एक टाइम पर एक ही ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता है। अब हम बात करते हैं उसके सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। व्यवधानों को अधिक कर देंगे तो उसके लिए तो और गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, हमें उसे छोटे और शॉर्ट काम देना चाहिए। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ADHD से ग्रसित बच्चे को हमें समय प्रबंधन कौशल और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। गैर लचीली नहीं होनी चाहिए बल्कि लचीली होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावना को समझने में, चित्र बनाने में। पठन वैकल्प डिसलेक्सिया, ठीक है, सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? दोस्तों ये जो डिसलेक्सिया है वो एक पठन वैकल्प है ना। बच्चे को क्या होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए अब यहाँ पर लेक्सिया लिखा है ना। अब हम मान लेते हैं कि डिसलेक्सिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है बच्चा। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। अब इसे याद करने की क्या ट्रिक है? जैसे कि हमारा लिखा है यहाँ पर लक्ष्य, ठीक है। अब लक्ष्य को वो पढ़ नहीं पा रहा है तो वो क्या पढ़ेगा? लुक्स पढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि जो लक्ष्य होता है उसे वो क्या पढ़ता है? लुक्स पढ़ता है बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, चित्र बनाने में। तो दोस्तों दूसरों की भावनाओं से संबंधित नहीं है पठन वैकल्प, लिखित विषय सामग्री के बोध में, है ना। जो लिखित विषय सामग्री है उसे वो पढ़ नहीं पाएगा तो उसे वो बोध नहीं कर पाएगा, यानी कि समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया का मतलब होता है लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने वाला डिसऑर्डर है, पढ़ नहीं पाता, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, देखिए यहाँ पर प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अगर हम लोग उसको जोड़ के पढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम हो पाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई स्टैंडर्ड शिक्षण कला की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर व्यवहारवाद ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा द राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ठीक है। हम संस्कृति से जोड़ के अगर बताएंगे तो बच्चा अर्थपूर्ण समझ पाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।